हाय बच्चों, मैं हूं नेहा मैम। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री। यहाँ पर हम करेंगे अब आज पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक का चैप्टर, जिसमें मैं कवर करूँगी पूरा ग्रुप 16 इन वन शॉर्ट रिविजन एंड कंप्लीट एनसीईआरटी के पॉइंट्स। उसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड ट्रिक्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। हम करेंगे 7 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस इस वीडियो के अंदर। एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, कैटिनेशन। उसी के साथ साथ आपके जो एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के, उनके एलोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे हाइड्राइड एंड एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, उनकी थर्मल स्टेबिलिटीज़ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऐसे ही कुछ प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे फॉर SO2 एंड H2SO4। सो गाइज लेट अस बिगिन विद द क्लास। Further, we start with group 16 elements, that is oxygen की family, also called as chalcogenes। बच्चों chalcogenes क्या होते हैं? Chalcogenes are the salt forming compounds. Chalcogenes are the ore forming compounds. Okay? Chalcogenes मतलब ore forming compounds होते हैं and halogens मतलब salt forming compounds होते हैं। इस ऑक्सीजन फैमिली में आपके पास है O ऑक्सीजन, S सल्फर, Se टेलुरियम, सॉरी Se सेलेनियम एंड Te टेलुरियम अलॉन्ग विद रेडियो एक्टिव Po पोलोनियम। तो आप देख सकते हो इनका फिजिकल स्टेट एज वेल एज द एक्चुअल स्ट्रक्चर और हाउ दे लुक इनटू इट। ओके, सो हमारा जो गैस है ऑक्सीजन, इट इज़ वाइटल फॉर लाइफ, एवरीबडी नोज। एंड यू हैव सॉलिड येलो फॉर्म ऑफ नॉन मेटल, दैट इज सल्फर। सल्फर के बाद यहाँ पर है सेलेनियम। सेलेनियम ये सॉलिड ग्रे कलर का मेटलॉइड होता है। सॉलिड सिल्वरी टच मेटलाइड इज टेलूरियम। एंड देखिए रेडियो एक्टिव पोलोनियम थोड़ा सा पर्पलिश कलर का है एंड पर्पल कलर का रेडियो एक्टिव सॉलिड मेटल है। You can see that the common valency is, because of NS2 NP4 configuration, we have 6 valence electrons in each. Also, the common oxidation states are, ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स ये इवन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं बच्चों। अगर ये स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, अदरवाइज दे ऑल्सो शो -2, +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमेशा याद रखना ऑक्टेट के अंदर ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। इवन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 10, 12, 14 अप टू 100 ऐसा कुछ भी वहाँ पर लिखना नहीं है। आपको ऑक्टेट कंप्लीट एलिमेंट समझ में आता है, दैट इज कोसेल एंड लेविस अप्रोच। ये केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एंड वहाँ पर जो अप्रोच दिया हुआ है दैट इज़ अप टू ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फॉर द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, दैट इज़ ग्रुप 18। तो +6 तक उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर ग्रुप 16 वैरी करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली बच्चों मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ते जाता है। इसका मतलब मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, वो दान करने में लगे हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एंड दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases down the group. And so the atomic size increases because of increasing the atomic size increases because of increase in the atomic number, the atomic mass, and also the number of shells in each element down the group. You can see that the metallic character increases जैसे जैसे नीचे आप डाउन द ग्रुप जाते हो वैसे वैसे मेटालिक बिहेवियर बढ़ता जाता है, सिंस डाउन there are radioactive typical metals. Also, you must know that these all group 16 elements are very important in life. They play a good role in industry and advanced technology because they have special uses. जैसे oxygen is essential for respiration. Sulfur ये sulfuric acid की preparation में use होता है. Selenium is used in the photocopies. Please note these applications, guys. These are good knowledgeable quest points. Okay. टेलूरियम इज़ यूज्ड इन थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस एंड पोलोनियम होता है हाईली रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पर आपने सारे फिजिकल स्टेट्स, उसका नेचर, उसके बेसिक पॉइंट्स कवर कर लिए। नेक्स्ट वी बिगिन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका ग्रुप 16 में NS2 NP4 is the basic electronic configuration.
NS2NP4 is called as valence shell electronic configuration for group 16 elements. Since there are 6 valence electrons in the outermost shell, इसीलिए 2 + 4 6. Hence ये p block के elements है क्योंकि last differentiating electron enters in the p orbital, इसलिए इन elements को p block elements बोला जाता है, right? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका मतलब उसके पास कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 2,6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4. साथ ही साथ एक नोबल गैस ब्रीफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से नोबल गैस के पास होते हैं, हीलियम के पास, सो आई राइट He, देन आई राइट द फर्दर कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ 2s2 2p4. तो ये भी ऑक्सीजन का ब्रीफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, right? You can find your oxygen with 2,6 electrons with 2 shells, right? And हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सभी के लिए सेम होगा, दैट इज़ द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4. ओके, एज पर द हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी. हंट्स रूल ने क्या बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में, वहाँ पर बताया गया कि हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल there are filling of electrons parallel and then anti-parallel in each orbital. So 1s2 के electrons है, 2s2 के electrons है and 2p3, इसीलिए 3 electrons parallelly fill किए हैं and that follows the Hund's rule of multiplicity. विजुअली आप अगर देखते हो तो ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. मैंने कोशिश की है आपको डायग्राम दिखाने की सो दैट यू कैन हैव अ गुड सपोर्ट ऑफ इमेजिनेशन. एटॉमिक नंबर 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8, कॉन्फ़िगरेशन एंड उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग विद दी जनरल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ डिस्कस हो गया है. अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है. देखिए उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना वैलेंस शेल में, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करेगा. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 6 देगा कि 2 लेगा, तो इट इज़ ईजी टू टेक 2. देयरफॉर इट इज़ टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट एंड हेंस ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय -2 चार्ज. ओके, होप दैट यू गॉट इट वेरी क्लियरली. नेक्स्ट, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद वी मूव ऑन टुवर्ड्स द ग्रुप 16 ऑक्सीजन के फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ब्रीफ. नाउ वन शॉट रिविजन फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 16. देखिए ऑक्सीजन O2- है, देन विच इज़ अ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. पर बच्चों अगर ऑक्सीजन होता है इन द फॉर्म ऑफ O2, दैट इज़ इट्स प्रॉपर फिजिकल स्टैंडर्ड स्टेट, तब ऑक्सीजन ना ही इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना ही देगा, इसीलिए वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी. अदरवाइज ऑक्साइड फॉर्म में हमेशा वो होगा -2, दैट इज़ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. इट कैन शो लेस कॉमन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इट इज़ शोन इन कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन या फिर सर्टन ऑक्साइड्स. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, दीज आर वेरी पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं. देखिए बच्चों, अगर हमें पता है कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर फ्लोरीन या ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट. देयरफॉर फ्लोरीन की नेगेटिव पार्शियल चार्ज होगी एंड ऑक्सीजन की उसके साथ कंपेयर करो तो पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी. एंड हेंस अगर सिर्फ फ्लोराइड के साथ कोई ऑक्सीजन बाइंड अप होता है, बाउंड होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है. BaO2 इज़ नथिंग बट ए परऑक्साइड फॉर्म एंड रिमेंबर परऑक्साइड्स में हमेशा हर एक ऑक्सीजन O बॉन्ड O के अंदर -1 चार्ज का होगा. सी यू कैन नोट हियर, that is oxygen in the peroxide form is O bond O and each oxygen is -1, पहला ऑक्सीजन and दूसरा भी -1. Example is H2O2, that is your hydrogen peroxide. तो ये exceptions for oxygen है, ये सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट फॉर द MCQ प्रिपरेशन. द नेक्स्ट इज +4, दैट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड विद सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम. दैट इज SO2 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज एंड SO2, SeO2 एंड TeO2 में सभी तरफ +4 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉर द एलिमेंट्स एंड +6 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगा फॉर द हायर ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स
ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सो एसिड्स, जैसे कि SO3 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट SeO3 TeO3, ओके। वैसे ही H2SO4 में अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो, दैट इज द बेसिस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस इन 11th स्टैंडर्ड, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिडरिंग देम एज X। H2SeO4 में Se की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारे कॉमन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। सो दैट आपको ये समझ में आया होगा। Moving ahead toward the exceptions of oxygen, the second exception is superoxide, and superoxides में each oxygen O bond O में जो हर एक ऑक्सीजन है ये होगा -12। KO2 is the example, that is potassium superoxide, okay। now जैसे मैंने बोला था फ्लोराइड्स के साथ अगर ऑक्सीजन बाइंड होता है तो हमेशा फ्लोरीन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए वहाँ पर उसके कंपैरिजन में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव करेगा। हेंस विथ फ्लोराइड्स ऑक्सीजन ऑलवेज शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। So oxygen is very electronegative, no doubt. So it is surely showing -2 as a common oxidation state, but can certainly show positive state with highly electronegative element like fluorine. Okay. So for quick memory, you can have a note of this part. Right, guys. Moving ahead towards the group 16 के trends and their comparison. ग्रुप 16 के जो फिजिकल ट्रेंड्स है उनका कंपैरिजन करेंगे। ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली इज कॉल्ड एज कैल्कोजीन्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो ऑक्सीजन ये डाई एटॉमिक है, राइट, क्योंकि दो ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो एटम्स है। इट इज़ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन गैशियस स्टेट। सल्फर ये होता है ऑक्टा एटॉमिक, बच्चों ये पॉली एटॉमिक कहलाएगा। इट इज़ ऑलवेज हैविंग अ क्राउन शेप स्ट्रक्चर। इट इज़ S8 मॉलिक्यूल। सेलेनियम एंड टेलुरियम आप देख सकते हो ये है टेट्रा एटॉमिक, दैट इज दे आर Se4 एंड Te4 टाइप ऑफ कंपाउंड्स। एंड पोलोनियम ये अकेला होता है मोनो एटॉमिक हाईली डेंस substance, or you can say a radioactive element, right? So atomic radius आप देख सकते हो size increases down the group. It is so well denoted diagrammatically, okay? So O to Po it directly increases. Then metallic character again increases. You can see sulfur, then you can see selenium, then you can see tellurium, polonium, right? They are again increasing from O, S, Se, Te and Po, that is oxygen to polonium. Then you can find electronegativities and ionization energies, both are decreasing down the group, right? Both are decreasing down the group. उसका क्या रीज़न है? क्योंकि बच्चों मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल्स ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती है। एंड जिनका भी नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, एंड देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम लगेगी टू कंपल्सरीली और फोर्सिबली जस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 शेल्स है, फिर सल्फर के पास 3, जैसे जैसे आगे जाते हो वहाँ पर 6-7 शेल्स तक बात हो रही है टिल पोलोनियम। तो बेटा यहाँ पर जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इसीलिए टेलुरियम को कम से कम एनर्जी देके भी हम उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए ये मतलब हुआ इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ओके। जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे उतना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ेगा, एंड हेंस वहाँ पर एनर्जी कम लगेगी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, हेंस द डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। Now you can note some key points that atomic size increases, metallic character increases, but the electronegativity and ionization energy both decreases down the group. And there's coming a memory trick here. Big metal loves to lose energy and gain electrons, right? So general configuration, valence electrons and the group members are given here. Moving ahead towards a very very important property, that is कैटिनेशन। बेटा अगर आपको पता है तो कमेंट करिए सबसे बढ़िया कैटिनेशन पावर किसका होगा, सबसे ज़्यादा कैटिनेशन पावर
पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका होता है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ आंसर कमेंट कीजिए. आई मूव अहेड टूवर्ड्स द कैटिनेशन, दैट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विद द एटम्स लाइक इटसेल्फ. यानी कि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ ही आगे जाके चेन्स बनाएगा, सल्फर सल्फर के ही एटम्स के साथ चेन्स बनाएगा, इस तरीके से. तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर सल्फर शोज मैक्सिमम कैटिनेशन एंड ऑक्सीजन शोज द मिनिमम वन. तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा कैटिनेशन ये सल्फर दिखाता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ एस एस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्मॉल साइज एंड एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग. ओके, तो सल्फर की ये आप देख सकते हो S8 मॉलिक्यूल्स की चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ सल्फर इस तरीके से एसोसिएटेड है. एंड आपने पहले भी देखा होगा डायग्राम में S8 मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग. एस सल्फर के एटम्स जो है ये रिंग के फॉर्म में क्राउन शेप स्ट्रक्चर में होते हैं. एंड स्मार्ट सल्फर स्ट्रांगली स्टिक्स टू इटसेल्फ इज अ मेमोरी ट्रिक हियर. यू कैन just remember this sentence that smart sulfur strongly sticks to itself. Okay, more the catenation by the sulfur, more the chain formation, right? Now that you will find very long chains and S8 ring of sulfur is given. देखो जो भी कलर्स से इनको एसोसिएट कराया है वैसे ही वो दिखते हैं. आपको इमेजिनेशन कराने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए ये टेक्निक का मैंने इस्तेमाल किया है. सेलेनियम आप देख सकते हो, सेलेनियम के छोटी छोटी चेन्स पॉसिबल है. वेरी वेरी शॉर्ट चेन्स अगेन फॉर टेलुरियम, इवन शॉर्टर दैन दी सेलेनियम. एंड ऑक्सीजन तो हमारा बेचारा दो दो के साथ एसोसिएटेड रहता है एंड इट डज नॉट फॉर्म लॉन्ग लॉन्ग चेन्स, राइट. इसीलिए ऑक्सीजन की जो भी हमारे क्या कहते हैं कैटिनेशन है वो बहुत ही कम है, एंड सल्फर की कैटिनेशन ये मैक्सिमम है. यहाँ पर है आपका एकदम हॉट स्पॉट क्वेश्चन, दैट इज़ which of the following has the highest catenation? That is, your answer is sulfur shows the highest catenation. बच्चों आप देख सकते हो why this order is probably there. The reason is down the group एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, वैसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है. द रीज़न इज अभी अभी मैंने बताया, अगर आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगी, तो न्यूक्लियस से जो भी आउटरमोस्ट शेल के पास अट्रैक्टिव पावर है वो कम हो जाएगा. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आसानी से ब्रेकिंग हो जाएगा. दी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो एकदम खुला खुला है, वो लूजली पैक्ड है, राइट, बिकॉज उसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ज़्यादा है. हेंस कैटिनेशन की एबिलिटी वहाँ पर कम हो जाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन कम हो जाता है. Now that you can find EE, that is bond energies for the element of sulfur, it is 266 kilojoule per mole. Tentative energies ये दिए हुए हैं. सेलेनियम की 172 से कम है, टेलुरियम की 142 है, एंड ऑक्सीजन की सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी है, इसीलिए उसका कैटिनेशन का टेंडेंसी सबसे लोएस्ट है, क्योंकि उसको दरअसल बॉन्ड ब्रेक करके फर्दर अदर ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी. यू नो दैट मल्टीपल बॉन्ड्स हैव हाई एनर्जी लेवल्स. ओके बच्चों, तो कैटिनेशन का पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऐसा समझती हूँ मैं. एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट. सो गाइज नेक्स्ट इज एलोट्रॉपी इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स. एंड एलोट्रॉप्स है प्रोबेबली ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, आपके सामने दिख रहे हैं. ऑक्सीजन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, ये oxygen is colorless, it is odorless, it is paramagnetic, double bonded, and most stable form of oxygen, that is O double bond O, right? It looks like this. Then ozone is the another allotrope of oxygen. बच्चों ओजोन ये pale blue color का गैस होता है. It is having a very bad, that is pungent smell. It is basically paramagnetic like oxygen. तो यहाँ पर आपका एक MCQ छुपा हुआ है. It is less stable than the oxygen, no doubt, but it is powerful oxidizing agent. बच्चों हमारा जो ओजोन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है. It is O double bonded O to double bonded O with a bond angle of 117 degree and bent shape. Okay, it has two resonating structures. So now a short difference between O2 and O3, that is dioxygen and ozone. बच्चों मॉलिकुलर शेप ऑफ ऑक्सीजन ये लीनियर होगा, पर ओजोन का वही बेंट होगा. बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन की 1 to 1 पिकोमीटर्स होगी, एंड
bond length of your O3 will be 128 picometers. Again, it's an average bond length. Picometers यानी 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 मीटर. अगर किसी को पता नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए. 1 picometer is 10 raised to minus 12 meter. Guys, now bond type of oxygen is double bond and for ozone it is one single bond, one double bond. देखिए O double bond O with single bond O, right? Now मैग्नेटिक नेचर दोनों का सेम है, दैट इज़ पैरामैग्नेटिक. एंड मैंने कहा था यहाँ पर एक MCQ छुपा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए. पुट अ स्टार मार्क देयर. मोर स्टेबल होगा ऑक्सीजन एंड लेस स्टेबल होगा हमारा ओजोन. एटमॉस्फेयर में 21% इज़ द ऑकरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सिर्फ अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन रहेगा. दैट इज़ द ओजोन लेयर. एवरीबडी नोज it is protecting us from the harmful UV radiations in the atmosphere, right? So ozone is in the stratosphere. तो इसको stratospheric pool भी बोला जाता है, आप नोट कर लो. It is stratospheric pool या फिर ozone umbrella ऐसा भी बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? ozone umbrella, right? तो ऑक्सीजन जो होगा it is essential for respiration as well as combustion. The last point is ऑक्सीजन ये कलरलेस गैस होता है, पर ओजोन ये प्रोबेबली पेल ब्लू कलर का गैस होगा. बच्चों, moving ahead towards the allotropes of sulfur, there are so many allotropes of sulfur. See, now I will tell you some more forms also that you will note side by side. पहला हम लोग कर लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा सल्फर, राइट? अल्फा सल्फर इज कॉल्ड एज रोम्बिक सल्फर. बच्चों, रोम्बिक सल्फर को ही बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल फॉर्म ऑफ सल्फर. So make a note, it is octahedral form of sulfur, that is alpha sulfur, also called as rhombic sulfur. ये तीनों भी एक ही है. एंड आपके सामने यहाँ पर एक 3D स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है ताकि वापस ऐसे गट्ठे दिख के, ये लम्स दिख के आपको कुछ नहीं समझेगा. सो इट इज़ गुड टू इमेजिन, इट सपोर्ट्स योर इमेजिनेशन पावर, राइट? सो इट इज़ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम. सॉलिड स्टेट का, सॉलिड स्टेट नाम का जो चैप्टर है उसके अंदर ही क्रिस्टल सिस्टम्स दिए हुए हैं. तो ऑर्थोरोम्बिक इसका शेप होने वाला है. हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोरोम्बिक और octahedral form of sulfur. Now coming to monoclinic sulfur, that is also called as beta sulfur. बच्चों, बीटा सल्फर को ही बोला जाता है प्रिज्मेटिक सल्फर. तो देखो ये प्रिज्म जैसा लगता है आपको, डन. तो प्रिज्मेटिक सल्फर ये क्या होता है? बीटा सल्फर या फिर मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फर. मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम इसकी बताई गई है सो एज टू इमेजिन प्रॉपरली एंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्थोरोम्बिक एंड द मोनोक्लिनिक सल्फर्स. नाउ प्लास्टिक सल्फर तो बहुत ही अलग है बच्चों. ये प्लास्टिक सल्फर होता है गैमा सल्फर. एंड ये जो गैमा सल्फर है इसी का दूसरा नाम होता है एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर. सो यू कैन सी दैट देयर आर लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन्स ऑफ सल्फर एंड ये एमॉर्फस होता है, पाउडरी फॉर्म में होता है सच में. एंड यू कैन सी हियर how the colors and the shapes change from rhombic sulfur to prismatic sulfur or the monoclinic one and to the plastic sulfur. Now let us go towards the few parts जहाँ से questions आते हैं एग्जाम में. Most stable form of sulfur at room temperature is your alpha sulfur. It is the basic primary form of sulfur. ठीक है, जैसे कि कोई भी गैमा या बीटा सल्फर को अगर लॉन्ग टाइम पे आप हीटिंग करते हो तो वो जाके आखिरी में कौन से फॉर्म में चले जाएंगे? अल्फा में चले जाएंगे. वेरी बेसिक स्केलेटन ऑफ सल्फर इज अल्फा 1. ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, पर इनसॉल्युबल इन CS2 ये आपको बहुत ही अच्छे से मन में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा. इट इज़ इनसॉल्युबल इन CS2. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नोट इट. इट फॉर्म्स येलो क्रिस्टल्स एंड येस यू कैन सी देम. नाउ स्टेबल बिटवीन 112.8 डिग्रीज टू 119 डिग्री सेल्सियस. कौन? मोनोक्लिनिक सल्फर. एंड दिस इज मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, इसलिए उसका नाम वैसा है. इट ट्रांसफर्स टू रोम्बिक सल्फर बिलो 112.8 डिग्री सेल्सियस. तो 112.8 डिग्री सेल्सियस इज़ द टेम्परेचर जिसके नीचे अगर आप टेम्परेचर जाता है आपका तो वहाँ पर वो अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? इट इज़ नीडल शेप क्रिस्टल. मेक श्योर दैट पहला जो अल्फा फॉर्म था वो था येलो क्रिस्टल वाला, लेकिन बीटा है नीडल शेप क्रिस्टल्स वाला. Third, that is the plastic sulfur. It is formed by rapidly cooling the molten sulfur. And ये आपका amorphous form of sulfur है, इसलिए उसको no definite shape दिया हुआ है. It's a powdery form of sulfur. आप देख सकते हो ये lumps है, इसकी powder बना देते हैं. Elastic and rubbery substance जैसे दिख रहा है ये आपको, yes. And slowly it converts to rhombic sulfur if kept for long, right? So transformation देख लो बेटा, यहाँ पर plastic sulfur है, अगर आप हीट करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बीटा सल्फर में, यानी गैमा गोज टू बीटा एंड फर्दर इट गोज टू अल्फा फॉर्म. लेकिन गैमा सल्फर को अगर कंप्लीट कूलिंग कर दिया आपने, सडन कूलिंग कर दिया, तो ये डायरेक्टली लैंड हो जाएगा इनटू दी
अल्फा फॉर्म ऑफ सल्फर. सो रिमेंबर द मेमोरी ट्रिक आ जाती है एक आपके साथ. एक मेमोरी ट्रिक यहाँ पर आपको दी गई है, दैट इज प्लास्टिक फॉर्म टू मोनोक्लिनिक फॉर्म टू रोम्बिक फॉर्म, दैट इज गैमा टू बीटा टू अल्फा फॉर्म. सो गैमा इज द लीस्ट स्टेबल एंड अल्फा फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर. इसके अलावा मैंने आपको बोला था सल्फर के कुछ और एलोट्रॉप्स है बेटा, नोट डाउन कर लो. दोज आर साइक्लो S6 फॉर्म ऑफ सल्फर. कौन सा सल्फर होगा? साइक्लो S6 फॉर्म ऑफ सल्फर, राइट, जिसमें S2 एंड S3 आपके पास मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहेंगे. एंड रिमेंबर दैट S2 मॉलिक्यूल्स रिजेंबल O2 मॉलिक्यूल्स. देखो ये जो O2 है यहाँ पर दिया हुआ, ये O2 मॉलिक्यूल्स को S2 मॉलिक्यूल्स ये रिजेंबल करेंगे किसमें? बीइंग पैरामैग्नेटिक. एंड रिमेंबर दैट द S3 मॉलिक्यूल्स आर चेरी रेड इन कलर. नोट कर लो बच्चों, S3 molecules are cherry red in color, but S2 molecules resemble O2 molecules in the nature of magnetic behavior, that is both S2 and O2 are paramagnetic. पर S3 जो रहेगा ये cherry red color का होगा, right? Then further milk of sulfur, ऐसा एक सल्फर का फॉर्म है. वो सल्फर as well as colloidal sulfur एक फॉर्म ऑफ सल्फर है. एंड ये colloidal sulfur is mainly used in the medicinal form. जहाँ पर भी मेडिसिन्स में सल्फ़र का इस्तेमाल होता है वहाँ पर कोलॉइडल फॉर्म ऑफ सल्फ़र यूज़ होगा, राइट. मिल्क ऑफ सल्फ़र भी एक सल्फ़र का टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लावर्स ऑफ सल्फ़र. तो ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट्स है एक्स्ट्रा, वो आप लिख लीजिए. पता नहीं आपको वो ऑप्शंस में अगर दिए गए होंगे, देखिए ये आपको ऑप्शंस में काफ़ी डिफरेंट क्या कहते हैं ऑप्शंस आ जाते हैं. एंड ऑप्शन में अगर ऐसे कोई चीज़ें आ गई तो आपको लगता है ये हमें पढ़ा ही नहीं है या फिर ये बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं होता है. आपको एटलीस्ट उनके नाम पता होना चाहिए, इसीलिए ये जानकारी मैंने आपको दी है. ओके, मूविंग अहेड टूवर्ड्स द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. Hydrides of group 16 elements. What do you mean by hydride, guys? First of all, hydrides are best reducing agents. Hydrides are the best reducing agents. And hydride यानी H minus ion. Note it. Hydride क्या होता है? H minus ion. तो general formula for all the hydrides of group 16 elements is H2E. बच्चों E is element, तो ये होगा H2O, that is water का form. H2S, that is हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्म, जो कि रॉटन एग्स की जो स्मेल होती है या फिर हॉट वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वहाँ से ये बाहर आता है, उसका ऑकरेंस वहाँ पर होता है. नोट कर लो. H2Se, दैट इज हाइड्रोजन सेलेनाइड, एंड H2Te, दैट इज हाइड्रोजन टेलुराइड. आप देख सकते हो इनके जो बॉन्ड एंगल्स है दोज आर फाउंड टू बी डिक्रीजिंग एज यू गो फ्रॉम H2O to H2Te from 104.5 degrees from 104.5 degrees to 92.1, then 91, and then 90 at the last. You can thus see that the thermal stability also decreases down the group, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे H2T के पास वैसे मॉलिक्यूल को तोड़ना और आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है या फिर उसका एंगल है वो कम कम होता जाएगा. You can find that the bond angles HEH bond angle is decreasing down the group. Hence, this bond strength is the weakest one and H2O की जो bond strength है वो strongest रहेगी, पर H2TE की तुरंत ब्रेक होगी, that is the weakest one. Boiling points भी मैंने देने की कोशिश की है, which is something extra information for your knowledge, but it won't be asked in the exams. Make sure that. Okay. अब यहाँ पर आपको थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज फ्रॉम H2O टू H2Te, एंड आपको ये भी पता है गाइज कि H2O शोज एनॉमलस बिहेवियर, राइट. इट शोज एनॉमलस बिहेवियर. इट इज़ द मोस्ट पोलर एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. उसके पास एबिलिटी है टू डिजॉल्व सो मैनी सब्सटेंसेज इन नेचर, एंड इसीलिए यहाँ पर उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. बट मेक श्योर दैट वाटर शोज एनॉमलस बिहेवियर, राइट. एसिडिटी नो डाउट increases down the group, guys. Thermal stability decreases, bond angle decreases, but acidic nature increases. एक हिंट के तौर पे बोल के रखती हूँ, जो भी हाइड्राइड्स के पॉइंट्स रहेंगे वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं फॉर ऑक्साइड्स. ओके, ऑक्साइड का एंड हाइड्राइड का ऑपोजिट नेचर चलता है. अगर हाइड्राइड्स में एसिडिटी बढ़ रही है तो ऑक्साइड्स में कम होगी, इस तरीके से कुछ. ओके, सो लेट अस सी एंड फोकस ऑन हाइड्राइड फर्स्ट ऑफ ऑल. तो एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स ये नीचे जाते जाते बढ़ने लगती है. द रीज़न इज़ यहाँ पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है, इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी ईजिली फर्निशिंग दी H+.
जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होके ये H+ देगा एंड हेंस द एसिडिक नेचर इंक्रीजेस. नाउ गाइज, व्हाई दीज ट्रेंड्स मैटर फॉर अस सो मच? बिकॉज दे आर एग्जाम ओरिएंटेड नो डाउट, एंड वही चीज़ें यहाँ लिए जा रही है एज अ क्विक रिविजन फॉर ग्रुप 16. ये पढ़ने के बाद आपको NCERT पूरी समझ में आएगी. मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ ये वीडियो लेक्चर सुनने के बाद आप ग्रुप 16 के NCERT लाइन टू लाइन पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा. राइट, डाउन द ग्रुप EH बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है. लार्जर एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम E के कारण ये होता है. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, लेस बॉन्ड पोलैरिटी, एंड जिसके कारण थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती है, बॉन्ड एंगल भी कम होता है, पर एसिडिक नेचर ये बढ़ता है. For a quick memory, water is strongest and telluride is weakest. Stability goes down, but acidity goes up down the group. ठीक है? So you have an order at a glance and you can study this well again just to revise this point. Okay? Now, exam tip, you have it. The orders and the reasons behind them give you definitely the full marks. So make sure that you are noting all these points and learning them thoroughly. Moving ahead towards the anomalous behavior of oxygen. बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है, it is very very different from all other atoms or the family members of his group 16. ये family head है, and ऑक्सीजन सबसे अलग क्यों है? The reason is it behaves anomalously because it has a very small size due to high effective nuclear charge. उसका एक ज़रिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, जो कि इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, एंड दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, देन ड्यू टू हाई EN, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, एंड स्मॉल साइज, इट फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर, ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण ऑक्सीजन का नेचर बाकी सभियों से अलग है, क्योंकि बाकी सब ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वहाँ नहीं बना सकते, वीक बॉन्ड्स बनाते हैं, पर ऑक्सीजन ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है. अदर दैन दैट, दी ऑक्सीजन इज डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल ओनली इन द ग्रुप. तो ये डायटॉमिक है, ये अकेला है गैशियस स्टेट का. एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी बॉन्ड ऑर्डर भी 2 है. व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर गाइज? अगेन द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 11th स्टैंडर्ड. बॉन्ड ऑर्डर ये होता है, दैट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स, उसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर. देखो, डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड होने के कारण उसकी बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है. गाइज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज बिकॉज इट डू नॉट हैव प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स. आप देख सकते हो उसका जो कॉन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p4, यानी कि उसमें कोई भी d ऑर्बिटल नहीं. हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अमंग ऑल आफ्टर फ्लोरीन किसका नाम आता है? ऑक्सीजन का ही आता है. इट हैज़ नो प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल. ऑक्टेट के लिए रेस्ट्रिक्शन है, इट डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबली, इसलिए उसका चार्ज -2 होता है. इट टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट. एज इफेक्ट्स ऑफ एनॉमलस बिहेवियर क्या होंगे? इट फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड्स. तो ऑक्सीजन कौन से कंपाउंड्स बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड्स. इट फॉर्म्स p-pi बॉन्ड. देखो, जिनके पास d ऑर्बिटल होता है वेकेंट, वो p-pi d-pi बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, पर हमारा ऑक्सीजन वैसा नहीं है. यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ p-pi बॉन्ड्स बनाएगा. It shows -1 oxidation state कहाँ पर? Exceptionally in peroxides, and -1/2 oxidation state for each oxygen exceptionally कहाँ पर? In the superoxides. Water exists at room temperature in liquid form and it is really essential for life but is highly reactive. ये सारी बातें हैं हमारे ऑक्सीजन के बारे में. Hence the oxygen is most unique. Okay. For a quick summary, the most important points were it forms unique intermolecular hydrogen bonding, and it has smallest size, high electronegativity, and absence of vacant d orbitals. So make sure that you are noting each and every point that is in front of you. Okay, moving ahead. So next is acidic and basic oxides. Let's begin with the oxide character, that is whether the oxide formed is acidic, basic or amphoteric, or maybe it is neutral also. So how to identify? Neutral आपको पता है 7 पे होता है. 7 से अगर कम होगा यानी 0 to 7 तो वहाँ पर एसिडिक नेचर होगा, एंड 7 to 14 इट वुड गो टू द इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर. तो आपको ये pH स्केल जो आपने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में की होगी या फिर आपने स्कूल में भी किया होगा इसको, दैट इज़ 7 पे न्यूट्रल, 0 to 7 इज़ एसिडिक. 0 तक अगर चला जाता है तो एसिडिटी बढ़ते जाती है, एंड 7 से ज़्यादा अगर 14 तक चला जाता है तो वो बेसिसिटी बढ़ाता है. सो एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं?
ऑक्साइड्स दैट फॉर्म एसिड्स विथ वाटर, देखो कोई भी ऑक्साइड को अगर हम पानी में डिजोल्व कर देते हैं एंड इट शोज एसिडिक नेचर, यानी कि वो H+ आयंस प्रोड्यूस करता है, तो इट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि हमारा जो ऑक्साइड है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। कोई भी एसिडिक ऑक्साइड अगर पानी में डाल देते हो एंड वो H+ देगा, कोई एसिड फॉर्म करेगा, तो इट इज कॉल्ड एज अ एसिडिक ऑक्साइड। ओके, एनी ऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर विच गिव्स यू एसिड that gives you H+ ions is nothing but the acidic oxide. For example, sulfur dioxide, that is your SO2। बच्चों SO2 का स्ट्रक्चर देखिए आप, S डबल बॉन्ड O एंड S के ऊपर लोन पेयर भी होगी। ये SO2 का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ बेंट मॉलिक्यूल एंड ये 119 डिग्री के एंगल का होता है, OSO बॉन्ड एंगल। ओके, it is 119 degree, note it। SO2 plus H2O gives H2SO3 and you better know that H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, पर H2SO3 क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड। ओके, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा है तो रिक लगाओ, दैट इज सल्फ्यूरिक, एंड ऑक्सीजन कम हो गए तो इट इज H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस। It is covalent oxide, make sure that you are noting the points। It is highly acidic in nature and it turns blue litmus red। तो लिटमस पेपर की टेस्ट में अगर कोई चीज़ एसिडिक होगी तो ब्लू टर्न्स टू रेड। अब बच्चों और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ जो यहाँ पर नहीं है, दैट इज SO2 इन मॉइस्ट कंडीशन। ओके, मेक अ नोट ऑफ इट। SO2 इन मॉइस्ट कंडीशन एक्ट्स एज a best reducing agent। Okay, SO2 in moist condition acts as a best reducing agent, right? Now moving ahead to the SO3, that is trigonal planar geometry है इस molecule की, trigonal planar molecule है, and SO3 if reacted with water will form H2SO4, that is sulfuric acid। What are the properties then? It is again a covalent oxide like SO2, it is SO3 is also a covalent oxide, strongly acidic। देखो H2SO3 जैसा था वैसे H2SO4 और ऑक्सीजन्स बढ़ गए तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ गई, एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ चुकी है, एंड इट विगरसली रिएक्ट विथ वाटर, इट विगरसली रिएक्ट विथ वाटर। What are the oxides? The compounds of oxygen with other elements are really the oxides, जो कि एसिडिक ऑक्साइड्स हमने कवर कर लिए। हम अब आगे जा रहे हैं टुवर्ड्स द बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो बेसिक ऑक्साइड्स यानी क्या है, ऑक्साइड्स दैट शो बेसिक कैरेक्टर और दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस are basic oxides, and the oxides which show basic nature and react with acid to form salt and water is basic oxide, and the amphoteric ones are those react with both the acids and bases। okay, often formed by heavier group 16 elements। तो बच्चों यहाँ पर TeO2 है, that is a bent molecule like H2O, and PO2 that is polonium dioxide, again a bent molecule। ये दोनों भी amphoteric होते हैं। Okay, it reacts with acids, see you can see there TeO2 reacts with acid to form TeCl2 and water। it also reacts with base, that is NaOH, to form Na2TeO3 and water। okay, अब यहाँ पर जो properties है those are amphoteric oxides, the amphoteric oxide which is PO2, it reacts again with acid to form POCl4 and with bases, that is NaOH, to form Na2POO3 सिमिलर टू टेलोरियम। ओके, तो बेसिक या एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो रहेंगे ये मेटलॉइड्स के रहेंगे या फिर हैवी एलिमेंट्स के रहेंगे। ओके, सो डाउन द ग्रुप यू कैन से दैट बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। नाउ दैट देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द रिएक्शंस, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज SO3 विथ NaOH gives Na2SO4, that is sodium sulfate with water, and बेसिक ऑक्साइड जो रहेगा वो एसिड के साथ ऑफकोर्स सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, उसका एग्जाम्पल TeO2 रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली द ट्रेंड डाउन द ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज बट बेसिसिटी इंक्रीजेज। तो हेवियर एलिमेंट्स जो है वो बेसिक या फिर एम्फोटेरिक होते जाते हैं, जनरली वो बेसिक ही होते जाएंगे। एम्फोटेरिक वाले कौन होंगे, जो मेटलॉइड्स है वो एम्फोटेरिक। देखो ग्रुप के जो फैमिली हेड्स हैं एंड एक दो यानी कि सेकेंड थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे वो रहेंगे एसिडिक, फिर फोर्थ फिफ्थ वाले जो मेटलॉइड्स होते हैं जनरली वो रहेंगे योर एम्फोटेरिक वंस, एंड बेसिक कैरेक्टर 6-7 पे चला जाएगा, दैट इज पीरियड 6-7 के जो एलिमेंट्स रहेंगे सुपर हैवी एलिमेंट्स, दोज शो बेसिक कैरेक्टर। सो बेसिसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, राइट। नाउ एसिडिक नेचर में SO3 इज मोर एसिडिक देन SO2, मेक श्योर दैट यू नोट इट। Then TeO2 and POO2 are amphoteric, they show both acidic as well as basic behavior। The basic character increases down the group, इसीलिए पोलोनियम का ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा than the tellurium, and SO2 SO3 दोनों भी एसिडिक ऑक्साइड्स है। तो you can remember one word that is BOM, bomb, या फिर MOB, mob।
दैट इज मेटल्स के ऑक्साइड्स आर बेसिक, दैट इज MOB, या फिर बेसिक ऑक्साइड्स आर ओनली ऑफ मेटल्स, सो BOM, राइट, एनी वन यू कैन रिमेंबर। एसिडिक ऑक्साइड्स आर मोस्टली कोवेलेंट, ठीक है, एसिडिक क्या होते हैं हमेशा कोवेलेंट, CO2 ये क्या होगा एसिडिक, एंड ये एक नॉन मेटल से बना हुआ है। तो मेटल के ऑक्साइड्स अगर बेसिक होंगे तो डेफिनेटली बच्चों नॉन मेटल के ऑक्साइड्स ये क्या रहेंगे एसिडिक, एंड फिर बचता है मेटलॉइड, तो मेटलॉइड्स के ऑक्साइड्स रहेंगे एम्फोटेरिक। ओके, so it's given amphoteric oxides are mostly from the metalloids and basic ones from the heavy elements. ओके, सो होपफुली आपको एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स को कैसे पहचानते हैं ये समझ में आया होगा। एंड मूविंग अहेड टुवर्ड्स द ओजोन लेयर। बच्चों ओजोन लेयर ये शील्ड है अर्थ का, and it protects life, it purifies air, and it sustains our future. So what is exactly ozone? It is O3, that is 3 oxygen atoms bonded together like 1 2 3 bent shape, okay, V shape. It forms a protective layer in the stratosphere. पहले भी मैंने बताया ये स्ट्रेटोस्फेरिक पूल कहलाता है, या फिर इसी को आप ओजोनोस्फीयर बोलते हो, या फिर इसी को आप बोलते हो ओजोन अम्ब्रेला। अब आप ये पढ़ लीजिए, दैट इज़ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओजोन लेयर। इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ, मेंटेन्स द इकोसिस्टम, रेगुलेट्स क्लाइमेट and sustains future. This is something that the biology tells you. So save the ozone layer. What is I want to say here, you have to save the ozone layer, protect the ozone layer, and because it avoids the products with so you avoid the products with CFCs and harmful chemicals. Use eco-friendly products. तो ऐसी सारी recycling reusable जो products रहते हैं वो use करो, plant या natural source के products आप, plant based products आप ज़्यादा use करो। ओके, तो ओजोन के बारे में ये इतना ही। और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ यूजेस ऑफ ओजोन फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। ओजोन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर आपका MCQ है हिडन। एंड ये जो ओजोन है ये एयर का स्टरलाइजेशन करने में भी काम आता है, दैट इज़ इट डिस्ट्रॉयज द एयर बॉर्न बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड्स एंड अदर्स। ओके, सो क्लीन फ्रेश एयर देने में भी हमारा ओजोन काम करता है, राइट। सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल मेथड for combustion of sulfur, production of SO2 by using combustion reaction of sulfur. So sulfur reacts with oxygen, that is it is combusted, it is completely burnt in oxygen, and a very sharp exothermic reaction to form SO2, and see it's exothermic, so heat is released. SO2 गैस से क्या होता है, तो आप देखो ये जो बॉन्ड एंगल है ये मैंने अभी अभी बताया था इसके पहले की स्लाइड में, दैट इज SO2 का बॉन्ड एंगल इज 119 डिग्री। SO2 reacts with water to form sulfurous acid. ये रिएक्शन बहुत ही बार पूछी गई है इन दी MCQs. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस रिएक्शन विदाउट फेल। SO2 ये बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एंड मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था इन द मॉइस्ट फॉर्म इट इज़ एक्टिंग एज अ बेस्ट reducing agent. It is heavier than air and it is water soluble to form sulfurous acid. सी नाउ कंबशन ऑफ सल्फर आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको जस्ट कोशिश की है इंडस्ट्रियल प्रोसीजर कैसे होती है इन द इंडस्ट्रीज़। बिग बिग टावर्स आर देयर जहाँ पर सल्फर है, ऑक्सीजन गैस उसको इनलेट होता है ऑक्सीजन गैस का यहाँ से, एंड ऑक्सीजन गैस जैसे सल्फर के साथ मिक्स होगा वहाँ पर कलरलेस गैस विथ अ वेरी बैड पंजेंट ओडर दैट इज SO2 इज रिलीज, यू कैन सी हियर। ओके, अब ये जो होगा ओवरऑल प्रोसेस है ये क्या है, सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इट फॉर्म्स SO2 एंड फर्दर प्रोसेसिंग अकर्स। ठीक है, एनवायरमेंट सेफ्टी एंड SO2 की यूजेस है इन द ब्लीचिंग एक्शन, काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये ब्लीचिंग एक्शन फॉर SO2। पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी पेपर, एंड H2SO4 के प्रोडक्शन में एक की स्टेप है दैट इज SO2 इज़ अ की इंटरमीडिएट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, जो कि हम जस्ट नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। सेफ्टी एंड एनवायरमेंट में टॉक्सिक गैस होता है SO2, सो इट इज़ वेरी हार्मफुल इफ इनहेल्ड, इट कॉजेज इरिटेशन टू आइज, नोज एंड थ्रोट, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन। येस, H2SO4 फॉर्म करने वाला वो एक की इंटरमीडिएट है, इसीलिए ये आपके एसिड रेन को भी बनाने में काम आता है। प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सेफ्टी मेजर्स हैज़ टू बी टेकन वाइल हैंडलिंग दिस SO2। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट पार्ट दैट इज़ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बच्चों आपको NCERT में एक बहुत ही 5 टावर्स वाली बड़ी डायग्राम दिखेगी जो कि शायद ही आपको समझेगी, इसीलिए मैंने ये आपको to again help your imagination and to know how the industrial process take place, I have brought you in front a contact process with a diagrammatic fulfilled representation. होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हो और आपको मदद मिलती हो इमेजिन करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ है S+O2 फॉर्म्स SO2 एंड बहुत सारा हीट रिलीज होने वाला है, एंड यही है वो टॉवर। ये इनलेट है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन इनलेट है
ओके यहाँ पर सल्फर है पूरा एंड ये बर्न होता है, इग्नाइट होता है, कंबस्ट होता है। इसको बर्नर या रोस्टर बोलते हैं, राइट। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इट्स इकोनॉमिक, वेरी वेरी इफिशिएंट, हाई यील्ड प्रोसीजर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। 94 to 96% प्योर H2SO4 यहाँ पे आपको मिलेगा। You can say that greater than 99% also pure H2SO4 can be obtained in this method. In the very second tower, there is formation of SO2, that is S plus O2 gives SO2, that was the key intermediate I said just now. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा SO2, ये फर्दर O2 के साथ रिएक्ट करके वहाँ क्या बनाएगा SO3। फर्दर यहाँ पर आपको ऑप्टिमम कंडीशंस रखनी पड़ती है, राइट। यू मस्ट हैव ऑप्टिमम कंडीशंस हियर। एंड V2O5 जो है ये आपका कैटलिस्ट है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, जो कि कन्वर्ट करता है SO2 plus O2 टुवर्ड्स SO3 इन दिस टॉवर। 1 to 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 773 केल्विन टेम्परेचर, ऐसे कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस आपको रखने पड़ते हैं, तभी ये रिएक्शन होगी। रिमेंबर दैट this is further compiled with the step of SO3 reacting with H2SO4 to form oleum. So this is absorption to form oleum, and ये जो SO3 है ये यहाँ पे अंदर इनलेट थ्रू दिया जाता है एंड H2SO4 थोड़ा सा डाला जाएगा फ्रॉम द इनलेट। इट इज़ फॉर्मिंग oleum. Oleum is H2S2O7 and this oleum further is with water. It is diluted or dissolved in water to give H2SO4 in this tower. तो ये डाइल्यूशन का सेक्शन है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर चीज़ें दी हुई है। अब आप मुझे बताओगे इस एब्जॉर्प्शन टॉवर में वाटर क्यों नहीं डालते हैं? हम डालेंगे सिर्फ H2SO4 बाहर से। वाई? इफ़ यू नो प्लीज़ कमेंट। ओके, मेरा क्वेश्चन है we pour H2SO4 ओके एंड रिएक्ट दिस SO3 विद इट टू फॉर्म ओलियम। तो H2SO4 ही हम प्योर फॉर्म में थोड़ा सा पोअर करते हैं, जो कि हमें एक्चुअली बनाना है, पर वही H2SO4 हम पहले पोअर कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। यू गेट इट फ्रॉम द मार्केट एंड पोअर इट। ओके, तो ये H2SO4 क्यों यहाँ डाला जाता है, ये आप मुझे बताओगे। H2SO4 ये क्यों डाला जाता है यहाँ पर? ओके, मूविंग अहेड टू द समराइज्ड प्रोसेस दैट इज सल्फर। पहले रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2 फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 बनाएगा एंड वेस्ट वाटर निकल जाएगा वहाँ से। जो भी आगे जाएगा SO3, इट इज़ एक्टेड ऑन विथ योर H2SO4 to form oleum, and oleum on dissolving in water forms H2SO4. Is a very big 5-tower contact process for manufacturing of H2SO4. Safety note is SO2 and SO3 are corrosive gases, so proper handling and absorption is essential. It provides, see, V2O5 catalyst is the heart of process. इस पे क्वेश्चन आता है, ये दिख रहा है आपको, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, दैट इज V2O5। क्या है उसमें? तो इट प्रोवाइड्स अल्टरनेट रूट विद लो एक्टिवेशन एनर्जी। It increases the rate of oxidation of SO2 to SO3. High activity and stability होती है. It is used as fine porous pellets or as a gauze. So high conversion, that is greater than 98% conversion हो जाता है जो भी SO3 है उसका in the form of H2SO4. It is energy efficient, heat is recovered and it is very economic with large scale method of preparation. यानी कि बच्चों ये manufacturing method होती है. It is industrial process of manufacturing of H2SO4. So now the last part is a quick group 16 ultimate revision chart in 30 seconds only. And start. The atomic size increases down the group, the electronegativity decreases down the group, ionization energy decreases down the group, catenation, it increases down the group, but exceptionally sulfur has the most highest catenation and least for oxygen. Hydrides में acidity increases down the group, the bond length increases, strength decreases, इसलिए easily furnishes hydrogen. Then coming toward the stability, thermal stability decreases down the group and your boiling point also decreases down the group with exceptional behavior, that is anomalous behavior for H2O. You can see that the hydrides have all bond angles decreasing down the group, okay, from 104.5 degree to 90 degrees, right? So these were all the takeaways that you have to note. And old scientists say tell perfect order. ऐसा इसका एक मेमोरी ट्रिक है टू लर्न ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। आई रिपीट, ओल्ड साइंटिस्ट से टेल परफेक्ट ऑर्डर। ओके, डन। सो टेक अवे के पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट 1 शॉट रिविजन हो चुका है फॉर योर ग्रुप 16 एलिमेंट्स। थैंक यू गाइज, होप दैट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।